वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयरन रैंक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज से हमने एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, KVS, सीटेट आदि एग्ज़ामों के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सिलेक्ट किए गए हैं और उनके बारे में एक्सप्लेन भी किया गया है। हर वीडियो के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। जल्द ही अभी ये साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जल्द ही साइंस के हिंदी वगैरह की भी सीरीज़ जल्द ही वीडियो डाल दिए जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने साथियों के साथ जो फ़िलहाल रीट वगैरह की या सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्मूर्खता बहिर्मूर्खता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। इसमें पहला ऑप्शन है हेंस आइजैक, तो कई बार ये हेंस आइजैक भी मिलता है। RB केटल, थर्ड ऑप्शन है गार्डन आलपोर्ट, चौथा ऑप्शन है कोल्ड रोजेस। तो इसका आंसर होगा ए हेंस आइजैक। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का अंतर्मूर्खता तथा बहिर्मूर्खता के रूप में वर्गीकरण दिया था। तो देखो, हमने ऊपर बात की थी लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित थे, अब बात कर रहे हैं कि उनका वर्गीकरण किसने किया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है क्रेसमर, दूसरा ऑप्शन है सेल्डन, तीसरा ऑप्शन है स्पेंगर, चौथा ऑप्शन है यूंग। तो अंतर्मूर्खता और बहिर्मूर्खता का जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था यूंग ने। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक छोटी सी बात डिक्लेयर कर लेते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट आता है व्यक्तित्व का सिगमंड फ्राइड के बारे में। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अंग थे। एक था इदम, एक था परम अहम और एक था अहम। पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है इद या इदम, इंग्लिश में इसको इद बोला जाता है। ये क्या होता है कि ये एक जन्मजात प्रकृति होती है जिसमें वासनाएं व दमित इच्छाएं, इस प्रकार के व्यक्ति में क्या होता है जो वासनाएं और दमित इच्छाएं इसके निहित होती है। यह तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहता है। अगला आता है परम अहम, कई बार इसको परमा अहम भी बोलते हैं। सुपर ईगो, यह सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है, यह दिव्यत्व का प्रतीक है। अगला आता है अहम ईगो, यह इदम व परम अहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। तो इनमें मध्यस्थता का जो काम करता है वो करता है अहम। अब चलो इस पे क्वेश्चन है अगला। फ्राइड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता का नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है परम अहम, दूसरा ऑप्शन है अहम तथा परम अहम दोनों, तीसरा ऑप्शन है इदम, चौथा ऑप्शन है अहम। तो देखो, जो व्यक्ति की तीव्र इच्छा है जो तुरंत और अनैच्छिक रूप से होती है वो होती है इदम में। तो इसका आंसर क्या होगा, इदम। अगला क्वेश्चन है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। तो केटल द्वारा जो विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुण थे वो थे 16। इसके बारे में छोटा सा पॉइंट भी आता है। शीलगुण सिद्धांत में आलपोर्ट के बाद केटल का नाम अधिक महत्वपूर्ण माना गया। तो शीलगुण सिद्धांत था वो सबसे पहले दिया था आलपोर्ट ने, उसके बाद में यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो आता है केटल का। और केटल ने क्या किया था, 16 शीलगुणों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया था और उनके मापन के लिए एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार की थी जिसे क्या कहा जाता है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली भी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, KVS में पूछा भी गया है, सीटेट में भी 1-2 बार क्वेश्चन आया है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसकी देन है या इसमें कितने शील गुण होते हैं। तो इसका आंसर था 16। अगला क्वेश्चन आता है, बाहरी आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो बाहरी आभास के आधार पर इसमें पहला ऑप्शन है गहन दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है सतही दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है मानकीय दृष्टिकोण, चौथा ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो बाहरी आभास मतलब सतही, तो इसका आंसर भी वैसे ही सतही दृष्टिकोण। अगला आता है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो पहला जो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो क्या था। ऑप्शन पहला दिया गया है मन ने, सेल्डन ने,
हिपोक्रेटस ने, केटेल ने। तो इसका आंसर क्या आएगा? हिपोक्रेटस ने। अगला क्वेश्चन आता है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है प्रयत्न व त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम। तो जो बालक होता है वो प्रयत्न व त्रुटि से नहीं सीखता है, बालक किससे सीखता है? अनुकरण से। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुकरण अधिगम। और अनुकरण अधिगम के बारे में हम जानते हैं कि अनुकरण अधिगम के अंतर्गत बालक उस व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित होता है जिसे वह आदर्श के रूप में स्वीकार करता है। तो बालक जिसे अपना आदर्श मानता है उसका वो अनुकरण है, उसकी वो जो नकल कर कर ही बालक क्या करता है? सीखता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन पहला है मुर्रे, दूसरा ऑप्शन है जेपी वाटसन, तीसरा ऑप्शन है जीडब्ल्यू आल्पोर्ट, चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो ये परिभाषा दी थी वो दी थी जीडब्ल्यू आल्पोर्ट ने। जीडब्ल्यू आल्पोर्ट ने हमने थोड़ी सी देर पहले बात की थी कि जीडब्ल्यू आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व मापन के संबंध में शीलगुण सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। और शीलगुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को क्या करता है? निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रकार की प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तरी, अवलोकन। तो विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में सबसे अधिक जो कार्य करता है वो करता है अवलोकन। अवलोकन क्या होता है? अवलोकन को अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण अर्थात कार्य कारण एवं पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से गठित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसका आंसर होगा लोगों के स्थान पर जानवरों को। इसमें क्या होता है कि बालक प्रसंगबोध परीक्षण के प्रवर्तक लियोपोल्ड बेलक हैं और इसमें जानवरों के चित्र वाले 10 कार्डों का यूज होता है। इन चित्रों को देखकर बच्चों से कोई कहानी की रचना के लिए कहा जाता है। बच्चे स्वभाव अनुसार अपने अनुभव, भावनाओं और व्यक्तित्व संबंधी गुणों को इन कहानियों के माध्यम से क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जो दमित इच्छाएं होती हैं वो किस में निहित होती हैं? वो होती हैं इदम में। ये थोड़ी देर पहले हमने बात कर ली थी। अगला क्वेश्चन आता है, बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो ये पॉइंट आएगा बहुमुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी, ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी इसको आंसर्स को देखते हैं कि बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। पहला ऑप्शन है मौजूद भावनाएं, पसंदगी नापसंदगी। दूसरा ऑप्शन है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तीसरा ऑप्शन अपने अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। तो जो बहुमुखी होता है उसके बाहरी गुण दिखते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आंसर होगा वो क्या होता है कि मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को भी क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। बाकी के सभी अंतर्मुखी के हैं, तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें एकदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, एकदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो इस जिसका अहम मजबूत होगा उसी को क्या कहा जाता है? संतुलित व्यक्तित्व कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन आता है, फ्राइड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्यान की है, परंतु प्याजे ने, पहला ऑप्शन दिया गया है, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, कहा कि शेष अवस्था के अनुभव के अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, निम्न में से कोई नहीं। तो जो प्याजे था उसने संज्ञानात्मक बदलावों के बारे में कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा?
सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। इसके बारे में एक पॉइंट आता है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में जैविक परिपक्वता को विशेष बल दिया। ये भी 1-2 बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में किस पर बल दिया था। वो दिया था जैविक परिपक्वता पर। पियाजे के सिद्धांत को संलग्नात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जैविक परिपक्वता पर ही विशेष बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन से बात करते हैं, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? इसके पहला ऑप्शन है एंडरसन, जे.एस. प्लांट, एलिस टैपरेडसेन। तो जो व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप जो ये पुस्तक थी वो लिखी थी मनोवैज्ञानिक थे जे.एस. प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो जो बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व होता है, पहला ऑप्शन है व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, हाँ होता है, परिवार द्वारा होता है, विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा होता है। तो चौथा ऑप्शन है ग्रंथियों, परिवार तथा विद्यालय में प्राप्त अनुभव। तो इसमें तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव। अगला क्वेश्चन से बात करते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसका क्या होता है? आंतरिक व्यक्तित्व होता है। तो आंतरिक व्यक्तित्व पहला ऑप्शन है संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले, समूह का नेतृत्व करने वाले, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की अक्षमता रखने वाले। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसका आंसर क्या होगा? संदेही, शंकालु और एकांत प्रिय रहने वाले। बाकी के सभी बहुमुखी के विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो उभयमुखी व्यक्तित्व वो होता है जिसमें अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों के गुण होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इनका मुख उभरा होता है, इनका मुख ऊपर उठा हुआ होता है, इनका स्वभाव अंतर्मुखी और बहुमुखी का मिश्रण होता है, इनका स्वभाव सामान्य से भिन्न होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, इनका स्वभाव अंतर्मुखी और बहुमुखी का क्या होता है? मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो एकांत प्रिय व्यक्ति को हम अभी एक पहले क्वेश्चन में बात हुई थी, वो क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। बहुमुखी में बाहरी जो गुण होते हैं उभयमुखी दोनों के होते हैं, शून्यमुखी वैसे होता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? अंतर्मुखी। अगला आता है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन आता है व्यक्तित्व एक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से। पहला ऑप्शन आता है पर्सोना, पर्सन, पर्सनल, पर्सनालिटी। तो इसमें ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं, इसको पर्सनालिटी कर देते हैं। पर्सनालिटी शब्द नहीं है, पर्सनालिटी इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्सोना। इसके बारे में देखो एक पॉइंट भी दिया गया है, व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? वो लिया गया लैटिन भाषा से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सेकेंड ग्रेड 2008 में पूछा गया था, मैथ सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। अगला एक पॉइंट और भी आता है कि लैटिन भाषा में पर्सोना या व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। कई बार इसको नकाब भी बोल देते हैं। तो ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो खेल तकनीक, शब्द शास्त्रीय परीक्षण, चित्र शास्त्रीय परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत अध्ययन। प्रक्षेपण तकनीक में क्या क्या शामिल होते हैं? वो होते हैं साहचर्य, FWAT, स्थायी परीक्षण, IBT, TAT, CAT, PAT, PSCT तथा ड्रामा शामिल किए जाते हैं। और ये व्यक्तिगत अध्ययन है वो क्या है? एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अगला क्वेश्चन आता है, बहुमुखी व्यक्तित्व होता है। ये होता है पहला ऑप्शन है केवल अपने में समाये रहने वाला कम क्रियाशील व्यक्ति, नहीं, ये एक अंतर्मुखी की विशेषता है। दूसरा, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, ये भी एक अंतर्मुखी की विशेषता है। व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में सोचता रहता है, ये भी एक अंतर्मुखी की। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन से बात करते हैं, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चे को अति सुरक्षित रखें, बच्चे की तुलना लगातार दूसरों बच्चों से करें, घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं, बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध करें। तो बच्चे के एक सूत्रीय विकास के लिए क्या होना चाहिए? घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन आता है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व किसका स्थायी समायोजन है? पहला ऑप्शन आता है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा?
ये सभी पर्यावरण के साथ भी व्यक्तित्व का समायोजन होता है, जीवन के साथ भी स्थायी समायोजन होता है, प्रकृति के साथ भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन आता है TAT, व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो हमने थोड़ी सी देर पहले बात की थी कि ये किसके, पहला ऑप्शन दिया गया प्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो ये होते हैं किसके? TAT जो होता है ये होता है प्रक्षेपी विधि के। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी विकल्प में उन लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है क्रेचमर, शेल्डन एवं फ्राइड। दूसरा ऑप्शन है आलपोर्ट, एडलर एवं शेल्डन। तीसरा ऑप्शन है क्रेचमर, यूंग एवं फ्राइड। अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन है यूंग, फ्राइड और एडलर। तो देखो यूंग में फ्राइड और एडलर, एक आलपोर्ट, इन्होंने क्या दिया था? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, लेकिन डी ऑप्शन में तीनों मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाली विशेषताएं हैं, पहला ऑप्शन दिया गया शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार। दूसरा ऑप्शन है मानसिक योग्यता। तीसरा पॉइंट दिया गया संवेगात्मक आयाम। चौथा ऑप्शन है अनुभव। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखो क्या विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन दिया गया सिर्फ एक, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 2 और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होते हैं? विशेषताएं होती हैं जो व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती हैं, वो ये सभी क्या करती हैं? इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पहला ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का। दूसरा है मानव आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। सी ऑप्शन है केवल वातावरण का। डी ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता का। तो मानव व्यक्तित्व वो परिणाम होता है, वो होता है आनुवांशिक एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। तो आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? वैसे सी होगा। विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्ति क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो देखो बुद्धि भी प्रभावित करती है, व्यक्तित्व है अगला ऑप्शन, अगला है प्रत्यक्षीकरण, लास्ट ऑप्शन है अनुभव। तो इसमें जो प्रभावित नहीं करता वो आता है व्यक्तित्व है। ये तो हो गई हमारे 30 क्वेश्चन। अभी हमने एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, उसके बारे में और जान लेते हैं। उसके बारे में ज़्यादातर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। वो पॉइंट है मनोविश्लेषणवादी युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा था। एक तो था अंतर्मुखी, एक था बहुमुखी, और यदि दोनों को एक साथ शामिल कर दिया जाए तो उसको कहा जाता था उभयमुखी। वो इससे प्रकार नहीं था। यदि प्रकारों के बारे में पूछा जाए तो 2 ही आएंगे। पहले अंतर्मुखी के बारे में जानते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व है ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है और अपनी ही ओर क्या होता है? केंद्रित होता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाहरी रूप में प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी कहा जाता है। कि इस प्रकार के व्यक्ति के जो लक्षण है, स्वभाव हैं, आदतें आदि क्या होते हैं? बाहरी रूप से दिखते नहीं हैं। इनका विकास बाहरी रूप में न होकर किस रूप में होता है? आंतरिक रूप में होता है। अंतर्मुखी विशेषताएं देखो ये दी गई है नीचे। ऐसे व्यक्ति का बाहरी जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, वे एकांकी होते हैं। एकांकी का अर्थ हो गया कि वे एकांतवीर्य होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं और समय का सदैव ध्यान रखते हैं। यह व्यवहार कुशल नहीं होता, हंसी मजाक, व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फंसता। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में क्या किया था? विभक्त किया था। ये चिंताग्रस्त होते हैं तथा अपनी वस्तुओं कष्टों के प्रति सजग होते हैं। ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोदर हेतु लीन रहते हैं। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं, शांत मुद्रा में होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं, क्योंकि चिंतन का धरातल प्रबल होता है। ये प्राय प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ज़्यादातर आपको बुक्स में पूरा नहीं मिलेगा। अगली बात करते हैं बहुमुखी के बारे में। बहुमुखी व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाहरी जगत में होती है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो जो बहुमुखी व्यक्तित्व होते हैं उनकी विशेषताएं देखो, बात करते हैं पहले। इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये धारापूर्वक बोलने वाले होते हैं, ये अच्छे वक्ता होते हैं,
ये सबको प्रश्न रखने वाले होते हैं तथा प्रश्नों से घिरे रहने की कामना करते हैं। ये विचार प्रधान, व्यवहार कुशल और निर्णय की भावनाओं के अनुरूप ही होते हैं। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूल कर लेते हैं। आत्मचिंतन नहीं होते, परंतु सभी के विचारों के साथ अपना विचार प्रकट करते हैं। बाहरी क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। स्वयं की पीड़ा परिस्थितियों की चिंता नहीं करते एवं चिंता मुक्त होते हैं। ये सभी के साथ ऐसी मजाक करने वाले होते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, उन्हें उभयमुखी या विकासोन्मुखी कहते हैं। तो उभयमुखी का दूसरा नाम भी आता है विकासोन्मुखी। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण होने के कारण उन्हें दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। इनके दृष्टिकोणों का अध्ययन कर हम इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में विकास करने का प्रयास करते हैं तथा उचित मार्गदर्शन परिवार में माता पिता और विद्यालय में शिक्षक ले सकते हैं। तो ये बात होगी आज की हमारी। थैंक यू।